मैं वॉशरूम के बड़े से आईने के सामने खड़ी थी और अपनी आंखों में उतरने वाली लाली को देख रही थी, जो शायद मुसलसल रोने की वजह से अब मेरी पहचान बन चुकी थी। मेरा पूरा वजूद साकित था और सांसें जैसे सीने में अटक के रह गई थी। मैं वही लड़की थी जिसे कॉलेज में हुस्न की मिसाल समझा जाता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग इंतजार करते थे और जिसके गोरे रंग की तारीफें करते हुए मेरी सहेलियां थकती नहीं थीं। लेकिन आज इस आईने में मुझे अपनी वो तस्वीर नजर नहीं आ रही थी जिसे दुनिया देखती थी, बल्कि मुझे वो खुद दिखाई दे रही थी, जिसे मेरे शौहर ने लम्हों में मिट्टी में मिला दिया था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने सदका उतारते हुए कहा था कि मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। लेकिन काश मैं उन्हें बता पाती कि मुझे किसी गैर की नहीं बल्कि अपने ही शौहर की नज़र लग गई है। वो नज़र जो मोहब्बत की नहीं बल्कि हकारत की थी। वॉशरूम की ठंडी दीवारों से टेक लगाए मैं उन लम्हों को याद कर रही थी जब पहली बार फैज़ान ने मुझे अपने पास बिठाया था। मुझे लगा था कि वो मेरी तारीफ़ करेगा, वो कहेगा कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लेकिन इसके बजाय उसके माथे पे एक अजीब-सी शिकन उभरी और उससे बड़ी बेरुखी से मेरी तरफ देख के वो जुमला कहा जिसने मेरी रूह के अंदर जैसे कोई खंजर उतार दिया था। उसे कहा था, "तुम ऊपर से तो बड़ी गोरी-चिट्टी और साफ-सुथरी लगती हो, लेकिन तुम्हारे जिस्म के कुछ हिस्से इतने काले क्यों हैं? मैं तो तुम्हें देख के धोखा खा गया। शायद तुम पूरी की पूरी ही ऐसी होगी, लेकिन तुम तो अंदर से बिल्कुल अलग निकली।" ये जुमला नहीं था बल्कि एक ऐसा तमाचा था जिसने मेरी नस नस को हिला के रख दिया था। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने तो कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरे लिए तो सफाई सुथराई और पाकीज़गी अहम थी, लेकिन उसके लिए रंगत की वो मामूली सी तब्दीली एक जुर्म बन गई थी। मैं आईने के करीब हुई और अपने चेहरे को गौर से देखने लगी। वही गुलाबी गाल, वही बड़ी आंखें और वही सितवा नाक जो सबको भाती थी। लेकिन मेरे जहन में फैजान की वो आवाज़ किसी हथौड़े की तरह बज रही थी कि तुम एक नामुकम्मल औरत हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम दिखती कुछ हो और हो कुछ और। मैं बार बार अपने हाथों को देखती और फिर अपनी सोचों में गुम हो जाती कि क्या वाकई एक औरत की पूरी शख्सियत, उसकी सीरत, उसकी मोहब्बत का दारो मदार जिस्म के इन पोशीदा हिस्सों की रंगत पे होता है। फैजान की वो बातें अब हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती थीं। जब भी वो मेरे करीब आता उसकी आंखों में वो सताइश नहीं होती थी जो एक शौहर की आंखों में अपनी बीवी के लिए होनी चाहिए, बल्कि वहाँ एक तज़हीक आमेज़ मुस्कुराहट होती थी। वो अक्सर कहता था, तुमने मेकअप और पाउडर के पीछे खुद को छुपा रखा है, वरना असल हकीकत तो कुछ और ही है। ये ताने मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं घर के काम करते हुए या किचन में खाना बनाते हुए अचानक रुक जाती और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का अहद किया है, वो मुझे इस तरह ज़लील करेगा। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। मैं नहाते हुए खुद को इतनी ज़ोर से रगड़ती कि मेरी जिल्द सुर्ख हो जाती, लेकिन वो ज़हनी बोझ कम नहीं होता था जो फैज़ान ने मुझ पे लाद दिया था। मैं सोचती थी, क्या मैं वाक़ई गंदी हूँ? क्या मुझ में कोई नुक्स है? हालाँकि मैं जानती थी कि ये सब फ़ितरी है। हर इंसान का जिस्म अलग होता है और रंगत का ये फ़र्क बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फैज़ान ने मेरी इस फ़ितरत को एक ऐब बना के मेरे सामने पेश कर दिया। उस वॉशरूम के आईने में मुझे आज अपना वो वक़ार टूटता हुआ महसूस हो रहा था जो मैंने बरसों में बनाया था। मुझे याद आया कि कल रात जब मैंने उसके लिए ख़ास तौर पर तैयार होके उसके सामने जाने की कोशिश की, तो उसने मुझे देख के सिर्फ़ एक सर्द आह भरी और करवट बदल के सो गया। उसका वो रवैया इस बात का सबूत था कि उसे मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, बल्कि वो सिर्फ़ इस ज़ाहिरी परफ़ेक्शन का कैदी था, जो शायद उसने फ़िल्मों या इंटरनेट की दुनिया में देख रखी थी। मैंने कई बार चाहा उसे समझाऊं, उसे बताऊं कि रंगत का गोरा या काला होना इंसान के हाथ में नहीं होता और ना ही ये किसी की पाकीज़गी का मायार है। लेकिन उसकी नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि मेरी हर बात उसे एक बहाना लगती थी। वो कहता था कि तुमने शादी से पहले मुझे अंधेरे में रखा, तुमने अपने ज़ैब को मुझसे छुपाया, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी इन बातों ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मुझे लगता था कि हर कोई मेरी इस कमी को देख रहा है, हालांकि ये सिर्फ मेरा वहम था जो फैज़ान की वजह से पैदा हुआ था। मैं उस वक्त आईने के सामने खड़ी अपनी ज़िंदगी के उन तमाम लम्हों को एक फ़िल्म की तरह अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी, एक ऐसी बेचैनी जो मुझे किसी भी हद तक जाने पे मजबूर कर सकती थी। मैं अब इस तज़लील से निजात चाहती थी। मैं चाहती थी कि फैज़ान के वो जुमले बंद हो जाएं, वो ताने ख़त्म हो जाएं और वो मुझे इसी नज़र से देखे जैसे वो शादी के पहले दिन देख रहा था।
لیکن وہ نظر واپس لانے کے لیے میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے اپنی اس خوبصورتی پہ غصہ آ رہا تھا جس کی بنیاد اتنی کھوکھلی تھی کہ ایک مرد کی پسند ناپسند نے اسے خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے لیکن دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ میں نے ٹھنڈا پانی اپنے چہرے پہ ڈالا تاکہ شاید اس تپش کو کم کر سکوں جو اس کے جملوں نے میرے سینے میں جلائی تھی، لیکن وہ آگ تو اندر تک پھیل چکی تھی۔ میرے کانوں میں اب بھی وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ تم اندر سے کالی نکلی ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ان الفاظ نے مجھے ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اس آئینے کے سامنے کھڑی خود سے یہ عہد کر رہی تھی کہ اب میں فیضان کو وہ سب کچھ دے کے رہوں گی جو وہ چاہتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس فیصلے کی قیمت مجھے کیا چکانی پڑے گی۔ میری آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سی وحشت اور جنون تھا۔ میں نے الماری سے اپنا فون نکالا، انٹرنیٹ پہ وہ سب کچھ سرچ کرنا شروع کر دیا جس نے میری زندگی کو ایک ہولناک انجام کی طرف دھکیلنا تھا۔ میں اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اسے صرف اپنا وہ مقصد نظر آتا ہے جو اس کی عزت نفس کی بحالی کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ راستہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب فیضان مجھے کبھی یہ طعنہ نہیں دے پائے گا کہ میں اندر سے کالی ہوں۔ میں اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو گئی۔ مجھے صرف اس کی وہ سرد مہری ختم کرنی تھی جو مجھے ایک زندہ لاش بنا چکی تھی۔ بچپن سے ہی میری زندگی کسی پریوں کی کہانی جیسی تھی جہاں مجھے ہر طرف سے صرف پیار اور ستائش ہی ملی تھی۔ میں جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اور گورا رنگ کسی معجزے سے کم نہ لگتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ اللہ نے تمہیں بڑی فرصت سے بنایا ہے اور خاندان کا ہر فرد یہی کہتا کہ یہ لڑکی تو بالکل جاپانی گڑیا جیسی ہے۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے میرے والدین مجھ پہ حد سے زیادہ حساس تھے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بھی مجھے گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ امی کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے یا دھوپ میں میرا رنگ سانولا نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن کی تمام شرارتیں گھر کے صحن اور بند کمروں میں ہی گزار دیں۔ میری دنیا، میرے کھلونے، میری گڑیا اور میری کتابیں تھیں۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو وہاں بھی میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اساتذہ ہوں یا سہیلیاں سبھی میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے والدین کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ابا جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے وہ میری تعلیم کو لے کے بہت سخت تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ پڑھائی لکھائی سے بہتر ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالنا سیکھیں۔ اسی لیے جب میں نے بڑی مشکلوں سے اسکول کی تعلیم مکمل کی تو گھر میں میری آگے کی پڑھائی کو لے کے بحث چھڑ گئی۔ ابا کا صاف کہنا تھا کہ بس اب بہت پڑھ لیا، اب مجھے اس کی شادی کی فکر ہے۔ میں نے ابا کے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ابھی دنیا دیکھوں اور کچھ بن کے دکھاؤں۔ میری ضد اور میری آنکھوں میں چھپے خوابوں کو دیکھ کے ابا کا دل پگھل گیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں صرف گرلز کالج میں ہی پڑھوں گی جہاں کسی لڑکے کا سایہ بھی نہ پڑتا ہو۔ میں نے خوشی خوشی یہ شرط مان لی کیونکہ میرے لیے تعلیم جاری رکھنا سب سے اہم تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کالج کی وہ چار دیواری میری زندگی کی سوچ کو مکمل طور پہ بدل دے گی۔ اب تک کی زندگی میں میرا صنف مخالف سے کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میرے لیے لڑکے صرف کہانیوں کے کردار تھے یا پھر میرے کزنز جن سے کبھی کبھار ہیلو ہائے ہو جاتی تھی، وہ بھی بڑوں کی موجودگی میں۔ لیکن جب میں نے کالج میں قدم رکھا تو وہاں ایک بالکل الگ دنیا میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں صرف پڑھائی نہیں بلکہ وہاں جوانی کے وہ رنگ تھے جن سے میں اب تک ناواقف تھی۔ میری کلاس کی لڑکیاں جب گروپس میں بیٹھتی تو ان کی باتوں کا محور صرف اور صرف لڑکے ہوتے تھے۔ کوئی اپنی پہلی ملاقات کے قصے سناتی تو کوئی اپنے کسی کزن کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ سب اپنے فونز پہ میسیجز دیکھ کے مسکراتی، ایک دوسرے کو وہ باتیں بتاتی جنہیں سن کے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو جاتی۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی کسی اجنبی کے لیے اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی باتوں نے میرے اندر بھی ایک تجسس پیدا کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی محبت کے قصے سناتے ہوئے کہتی کہ جب کوئی لڑکا تمہاری تعریف کرتا ہے تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، تو میں خاموش رہ جاتی، کیونکہ مجھے تو صرف اپنی ماں یا سہیلیوں سے تعریفیں سننے کی عادت تھی۔ صنف مخالف کی نظر میں کیا کشش ہوتی ہے یہ میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ ایک دن میری ایک قریبی سہیلی نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، تو وہ ہنس کے کہنے لگی، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری ایک جھلک پانے کے لیے لڑکے جان دے دیں گے،
तुम्हें तो किसी न किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही चाहिए। उसकी इस बात ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जवानी सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि ये जज्बात का एक ऐसा तूफान है जो इंसान को अपनी लपेट में ले लेता है। मैं घर आती तो आईने में खुद को एक नए जाविये से देखती। मैं सोचती कि क्या वाकई मेरा ये हुस्न किसी के दिल की धड़कन बन सकता है? क्या वाकई कोई मुझे देख के वैसे ही अशार कहेगा जैसे मेरी सहेलियां सुनाती थीं? मेरी जवानी का वो दौर एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा हुआ था जहाँ मेरे अंदर का वो मासूम बच्चा मर रहा था और एक ऐसी औरत बेदार हो रही थी जो तवज्जो चाहती थी, जो चाहती थी कि कोई उसे सरापे से अलग होके देखे और उसे ये एहसास दिलाए कि वो कितनी ख़ास है। मैंने अब कॉलेज की उन लड़कियों की बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। मैं उनसे पूछती कि मोहब्बत कैसे होती है और जब कोई लड़का करीब आता है तो कैसा महसूस होता है। मुझे ऐसी ऐसी बातें बताती जो मेरे लिए किसी जादुई दुनिया की तरह थी। शर्म और हया के पर्दे अब धीरे धीरे हट रहे थे और मेरे जहन में सिनफ़े मुखालिफ का एक खाका बनने लगा था। मैं अक्सर तन्हाई में बैठ के अपने होने वाले शरीक हयात का तसव्वुर करती। मैं सोचती कि वो कितना खुश नसीब होगा जिसे मुझ जैसी खूबसूरत लड़की मिलेगी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी यही खूबसूरती एक दिन मेरे लिए वबाल बन जाएगी, और जिस सिनफ़े मुखालिफ के बारे में मैं इतने हसीन ख्वाब बुन रही हूँ वही एक दिन मेरी ज़ात के परखचे उड़ा देगा। उस वक्त तो मुझे सिर्फ अपनी वो नई ज़िंदगी पुरकशिश लग रही थी जिसका डर मुझ पे अभी भी खुला था। मैं अपनी हर अदा को संवारने लगी थी, अपने कपड़ों, अपनी चाल ढाल पे तवज्जो देने लगी थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब मैं सिर्फ अपने वालिदैन को गुड़िया नहीं रही, बल्कि मैं एक ऐसी औरत बन चुकी हूँ जिसका हुस्न अब दूसरों की नज़र का तकाजा कर रहा है। कॉलेज के वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे पुरजोश दिन थे, जहाँ हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती और हर रोज़ मेरे अंदर एक नई तमन्ना जन्म लेती। लेकिन उन तमाम तमन्नाओं के पीछे वो मासूमियत अभी बाकी थी जो मुझे ये नहीं बताती थी कि दुनिया के तमाम मर्द वो नहीं होते जो तुम किताबों में पढ़ती हो या तुम्हारी सहेलियां बताती हैं। कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जिनके लिए औरत सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा होती है, जिसे वो अपने मयार के मुताबिक परखते हैं और ज़रा सा नुक्स मिलने पे उसे रद्द कर देते हैं। मैं सच्चाई से कोसों दूर अपनी जवानी के नशे में मगन थी, और यही वो वक्त था जब मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगना शुरू हो गई और मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी का वो हसीन बाब शुरू होने वाला है जिसके ख्वाब मैंने कॉलेज की राहदारियों में अपनी सहेलियों के साथ मिल के देखे थे। मगर हकीकत बहुत ही मुख्तलिफ और तल्ख होने वाली थी, जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। वो मेरी पक्की सहेली नगमा की सालगिरह का दिन था। वो अपनी अम्मी के साथ मेरे घर आई थी। उसे मेरे अब्बा के सामने हाथ जोड़ दिए कि अनम के बगैर मेरी सालगिरह अधूरी रहेगी। अब्बा, जो हमेशा से ही मेरी हिफाजत के मामले में बहुत सख्त थे, उन्होंने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन अम्मी ने उस दिन ना जाने क्यों मेरा साथ दिया। उन्होंने अब्बा को समझाया कि अब ये जवान है, इसकी शादी की बातें हो रही हैं, कल को ये पराए घर चली जाएगी तो उसे ये दिन याद रहेंगे। इसे अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने थे। अम्मी के बहुत इसरार पे अब्बा मान गए, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वो अब भी मुतमईन नहीं। उन्होंने शर्त रखी कि वो खुद मुझे अपनी निगरानी में छोड़ के आएंगे और ठीक 2 घंटे बाद खुद ही लेने पहुंच जाएंगे। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि घर की चार दीवारी से बाहर ये मेरी पहली ऐसी तकरीब थी। मैंने बड़ी मेहनत से अपना सुर्ख रंग का जोड़ा निकाला जिस पे सुनहरा काम हुआ हुआ था। मैंने बहुत शौक से मेकअप किया, थोड़ी सी सुर्खी लगाई और बालों को अच्छे से संवारा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली और अब्बा की नज़र मुझ पे पड़ी तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम किसी फंक्शन में जा रही हो या नुमाइश करने? ये सुर्खी अभी के अभी साफ करो और चादर ओढ़ के बाहर निकलो। मैंने डरते हुए जल्दी से अपना मेकअप टिश्यू से साफ किया और एक बड़ी सी चादर में खुद को लपेट लिया। अब्बा मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के नगमा के घर छोड़ आए और जाते जाते ताकीद की कि मैं बाहर गली में लेने आऊँगा, तुम तैयार रहना। जब मैं नगमा के कमरे में पहुंची और उसने मुझे इस हुलिये में देखा तो वो हंसने लगी। उसने कहा, अनम, तुम तो ऐसे आई हो जैसे किसी ताज़ियत पे आई हो। ये तुम्हारी उम्र है तैयार होने की और तुमने अपना ये हाल बना रखा है। मैंने उसे बताया कि अब्बा बहुत गुस्सा कर रहे थे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसे ज़बरदस्ती मुझे आईने के सामने बिठाया और अपने बैग से एक गहरी सुर्ख लिपस्टिक निकाल कर मेरे होंठों पे लगा दी। उससे कहा, देखो अब तुम्हारी रंगत कैसे खिल उठी है। उसे मेरे लंबे घने बालों को खोला जो मैंने सख्ती से बांध रखे थे और एक मशीन के जरिए उन्हें बिल्कुल सीधा कर दिया। मेरे बाल मेरी कमर तक लहरा रहे थे और सुर्ख लिबास में मेरा गोरा रंग ऐसे दमक रहा था कि नगमा खुद भी दंग रह गई। उसने कहा, अनम, तुम तो वाकई किसी जापानी गुड़िया से कम नहीं लग रही हो।
کمرہ میری دوسری سہیلیوں سے بھر چکا تھا، سب ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، لیکن میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ابا کا ڈر تھا۔ میں نے نغمہ سے کئی بار کہا کہ نغمہ پلیز جلدی سے کیک کاٹ لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور کہتی ابھی نہیں، ابھی میرے ایک بہت خاص مہمان کا آنا باقی ہے، ان کے بغیر یہ تقریب شروع نہیں ہو سکتی۔ مجھے لگا شاید اس نے اپنی کسی اور سہیلی کو بلایا ہوگا، لیکن میری حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی جب دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا گبرو جوان اندر داخل ہوا۔ وہ فیضان تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تمام لڑکیاں خاموش ہو گئیں اور نغمہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور اپنی چادر ڈھونڈنے لگی جو میں نے ایک طرف رکھتی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی غیر مرد بھی آئے گا۔ اگر ابا کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ شاید میرا کالج آنا بھی بند کر دیتے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خود کو دیوار کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس نوجوان کی نظریں جیسے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نغمہ نے بڑے فخر سے اس کا تعارف کروایا اور پھر اچانک اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس نے نغمہ سے پوچھا یہ تمہاری سہیلی ہے؟ نغمہ نے ہنستے ہوئے میرا نام بتایا اور میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگی۔ میں شرم اور ڈر کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مجھے وہ لمحہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ وہ شخص نغمہ سے باتیں کر رہا تھا لیکن مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی نظریں مجھ پہ جمی ہیں۔ میں نے نغمہ کا ہاتھ کھینچا اور سرگوشی میں کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہاں کوئی لڑکا بھی ہوگا؟ میں ابھی جا رہی ہوں۔ لیکن نغمہ نے مجھے پکڑ کے بٹھا دیا کہ ارے پاگل مت بنو، یہ میرا منگیتر ہے، کوئی غیر نہیں، تم اتنی پرانی سوچ کی کیوں ہو؟ تھوڑی دیر بیٹھو، ابھی کیک کٹ جائے گا پھر تم چلی جانا۔ میں وہاں بیٹھی تو تھی لیکن میرا ذہن مسلسل ابا کی طرف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی غیر مرد کے اتنے قریب ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ میرے بال کھلے تھے، میرے ہونٹوں پر وہ گہری سرخی لگی تھی جو ابا نے صاف کروائی تھی۔ وہ نوجوان جس کا نام فیضان تھا وہ نغمہ سے تو مخاطب تھا، لیکن اس کی گفتگو کا رخ بار بار میری طرف مڑ جاتا۔ وہ ایسے سوالات کرتا جن کا جواب دیتے ہوئے میری زبان لڑکھڑانے لگتی۔ میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ میں صنف مخالف کی موجودگی کو اتنے قریب سے محسوس کر رہی تھی، اور وہ احساس جتنا خوفناک تھا کہیں نہ کہیں اس میں ایک انجانی سی کشش بھی تھی جس سے میرے اندر ایک ہلچل مچا تھی۔ میں نے سوچا کیا یہی وہ دنیا ہے جس کے بارے میں میری سہیلیاں کالج میں باتیں کرتی تھیں؟ کیا اسی توجہ کی وہ طالب ہوتی تھیں؟ لیکن میرا خوف میری ہر دوسری سوچ پہ غالب تھا۔ میں بس دعا کر رہی تھی کہ ابا کے آنے سے پہلے یہ سب ختم ہو جائے اور میں باحفاظت گھر پہنچ جاؤں۔ کیک کٹنے کے بعد نغمہ اور اس کی امی مہمانوں کی توازے میں مصروف ہو گئیں، اور میری باقی سہیلیاں بھی ٹولیوں کی شکل میں ہنسی مذاق میں مگن تھیں۔ میں کونے میں صوفے پہ بیٹھی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک فیضان بڑی بے باکی سے چلتا ہوا میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی دھیمی لیکن گہری آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا انم، میں نے آج تک بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن قسم سے آپ جیسا حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اس کے ان جملوں نے میرے کانوں میں جیسے شہد گھول دیا ہو۔ میری آنکھیں خود بخود جھک گئیں اور شرم کے مارے میرے گال دہکنے لگے۔ اس کی نگاہیں محض چہرے تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ میرے پورے سراپے کا اس طرح جائزہ لے رہا تھا جیسے وہ میری روح کو پار دیکھنا چاہتا ہو۔ مجھے اس وقت ڈر لگنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی زبان سے نکلنے والی وہ تعریفیں مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سی خوشی دے رہی تھیں۔ شاید یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب کوئی غیر مرد میرے اتنے قریب بیٹھا میری اس طرح تعریف کر رہا تھا، اور میرا دل اس نئی توجہ کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ کھانا لگنے کے بعد جب ابا باہر گلی میں پہنچ گئے اور میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کے وہاں سے نکلنا چاہا تو فیضان نے موقع پا کے بالکل میرے قریب ہو کے سرگوشی کی کہ میں جلد ہی دوبارہ تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں نے گھبرا کے ایک نظر نغمہ پہ ڈالی جو اپنی تصویریں لینے میں مگن تھی، اور بغیر کچھ کہے تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر پہنچ کر بھی فیضان کا وہ چہرہ، اس کی باتیں میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھیں۔ میں بستر پہ لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نغمہ کا منگیتر ہے اور اس سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میرا دل بار بار ان لمحوں کو دہرا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے جب پورا گھر گہری نیند میں تھا، اچانک میرے تکیے کے نیچے رکھے چھوٹے سے فون کی وائبریشن نے مجھے چونکا دیا۔ یہ وہی فون تھا جو ابا نے مجھے صرف ایمرجنسی کے لیے لے کے دیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسکرین دیکھی تو ایک انجانا نمبر چمک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی دوسری طرف سے وہی بھاری اور سحر انگیز آواز آئی، کیسی ہو میری جاپانی گڑیا؟ میں تجھے سے سن ہو گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا، مجھے لگا شاید برابر والے کمرے میں سوئے ہوئے ابا کو بھی اس کی آواز سنائی دے گی۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟
तो वो हँसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सहेली नगमा का फ़ोन थोड़ी देर के लिए मेरे पास था। मैंने उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से तुम्हारा नंबर चुराने में एक पल की भी देरी नहीं की। फैज़ान की बातें अब पहले से कहीं ज़्यादा बेबाक थीं। वो मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था, कह रहा था कि उसे पहली ही नज़र में मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैंने हिम्मत जमा की और सख्ती से कहा कि आप क्या कह रहे हैं? आप नगमा के मंगेतर हैं, वो मेरी पक्की सहेली है। अगर उसे पता चला तो वो मर जाएगी, और मेरे अब्बा को पता चला तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ मुझे दोबारा फ़ोन मत करिएगा। लेकिन फैज़ान के लहजे में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। वो कहने लगा, अनम, नगमा को मैंने पसंद नहीं किया था, वो तो मेरी माँ की पसंद है। लेकिन मेरी आंखों में जिस ख्वाब को देखा है वो तुम हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। फिर वो कुछ ऐसी ज़ोमानी और गहरी बातें करने लगा कि मेरा सांस लेना दोभर हो गया। उसने मेरे जिस्म की ऐसी तारीफ़ें की कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा जी चाह रहा था कि मैं फ़ोन बंद कर दूं, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि मेरे हाथ जैसे मफलूज होकर रह गए। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही और मेरे अंदर एक गुनाह का एहसास तो जाग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक अनजानी सी लज्जत भी थी कि कोई मर्द मेरे लिए इतना पागल हो रहा है। मैं चाह के भी उसे रोक न सकी, क्योंकि उसने मेरी निस्वानी अना को वो तस्कीन दी थी जब तक मुझे कहीं से नहीं मिली थी। आधी रात को जब मैंने फ़ोन बंद किया तो मेरा दिल किसी खौफज़दा परिंदे की तरह सीने में फड़क रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, लेकिन उस खौफ के साथ एक अजीब सा सरूर भी था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो नगमा का चेहरा किसी खिले हुए फूल की तरह महक रहा था। उस सब सहेलियों के बीच बैठी फैज़ान के दिए हुए तोहफ़ों का जिक्र कर रही थी। वो बता रही थी कि फैज़ान कितना ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान है। उसकी बातें सुन के मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। मेरा दिल जैसे चोर हो गया था। मैंने कोशिश की कि उससे नज़रें मिला सकूं, लेकिन उसकी मासूम खुशी देख के मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। मैंने तबीयत की ख़राबी का बहाना बनाया और ग्रुप से उठ के खाली क्लासरूम में जाके बैठ गई। वहाँ अकेले बैठे मैं सोच रही थी कि मैं रघुमा को क्या बताऊं कि जिस मंगेतर की वफादारी की वो कस्में खा रही है, वो सारी रात मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ता रहा है। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे जज्बाती बहकावे में होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा ज़मीर सो गया और मेरी अना जाग गई। अब हर रात फैज़ान का फ़ोन आना एक मामूल बन गया। उसकी गुफ्तगू अब सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि वो मेरी निस्वानियत और मेरे जिस्मानी खदोखाल की ऐसी बेबाक तारीफ़ें करता कि मुझे अपने वजूद पर फ़ख्र होने लगा। मैं घंटों आईने के सामने खड़ी रहती और अपनी रंगत और अपने नक्शो निगार को देख के सोचती कि वाकई फैज़ान ठीक कहता है। मैं इस कायनात की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मैं अपनी उंगलियाँ अपने चेहरे पे फेरती और ख़ुद को किसी मलिका से कम न समझती। इसी जनून में 2 महीने गुजर गए। उन 2 महीनों में मैंने नगमा से अपना ताल्लुक वैसा ही रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसके सामने उसकी खुशियों में शामिल होती, लेकिन पीठ पीछे उसके मुस्तकबिल के साथ खेल रही थी। फिर एक दिन अचानक वो क़यामत टूट पड़ी जिसका मुझे डर था। नगमा ने फैज़ान का फ़ोन चेक कर लिया और उसे वो तमाम मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए जिनमें फैज़ान ने ना सिर्फ मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया था, बल्कि मैंने भी उसे ऐसे जवाबात दिए थे जो किसी भी सहेली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। उसका एतबार शीशे की तरह किरची किरची हो गया। उसे जब मुझसे रब्ता किया तो उसके लहजे में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी अजियत थी जिसने मुझे हिला के रख दिया। उसे सिर्फ इतना कहा कि अनम, तुमने मेरी मोहब्बत ही नहीं छीनी, बल्कि मेरा अपनी दोस्ती पर से यकीन भी उठा दिया है। बात सिर्फ नगमा तक नहीं रुकी, बल्कि उसके घर वालों तक पहुंच गई और देखते ही देखते फैज़ान और नगमा की मंगनी टूट गई। इसके बाद नगमा ने मुझसे कभी बात नहीं की, लेकिन उसके घर वाले मेरे घर पहुंच गए। उन्होंने मेरी माँ के सामने वो तमाम सबूत रखे और बहुत हंगामा किया। वो चीख चीख के कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने हमारे घर की खुशियों को आग लगा दी है। जब ये सब मेरे अब्बा के कानों तक पहुंचा तो उनकी गैरत जैसे जाग उठी। उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और मेरा फ़ोन तोड़ के मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मेरा कॉलेज जाना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और घर में जैसे मातम का समा हो गया। मैं कमरे में बंद रोती रहती और अपनी किस्मत को कोसती, लेकिन इसी दौरान फैज़ान ने अपना रिश्ता मेरे घर भेज दिया। उसकी माँ जब मेरे घर आई तो उनके लहजे में हमदर्दी नहीं, बल्कि एक तंज था। उन्होंने मेरे अब्बा से साफ कहा, आपकी बेटी ने खुद हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया है। अब हमारे बेटे की तो मंगनी टूट चुकी है और पूरे ख़ानदान में बदनामी हो गई है। अब इसका हल यही है कि आप इज्जत से अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दें, वरना ये बदनामी आपके पूरे ख़ानदान का पीछा करेगी। मेरे अब्बा जो अपनी सफ़ेद पोशी और इज्जत की खातिर जीते थे, वो उस धमकी के सामने ढेर हो गए। उन्होंने मुझसे मेरी मर्जी पूछना भी गवारा न किया और बदनामी के खौफ से चंद ही दिनों में इंतहाई सादगी के साथ मुझे फैज़ान के साथ रुखसत कर दिया।
मैं अपनी शादी से पहले नगमा से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मेरी बाकी दूसरी सहेलियों ने भी मुझसे तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और यूं मैं दोस्ती के मामले में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। लेकिन फिजान का साथ मिलने की खुशी ने मुझे मसरूर कर रखा था। मैं दुल्हन बनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जिसने मुझे देखा वो देखता ही रह गया। खानदान वाले जो सारी बातों से गाफिल थे, उन्होंने मेरी और फैजान की जोड़ी को सूरज और चांद की जोड़ी से तशबीह दी थी। रुखसती के वक्त मैं खुश तो थी, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर भी था, क्योंकि मैंने उस रिश्ते की बुनियाद एक सहेली के आंसुओं पर रखी थी। लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद फैज़ान की मोहब्बत मुझे सब कुछ भुला देगी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि फैज़ान जैसा मर्द जो एक औरत का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। शादी की पहली रात का वो तस्वर जो मैंने बरसों से अपने जहन में सजा रखा था, वो किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वही रात मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े डरावने ख्वाब में बदल जाएगी। जब वो कमरे में आया तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और दीवानगी थी जिसने मुझे कॉलेज के दिनों में अपना असीर बनाया था। उसने मेरे करीब आकर बहुत प्यार से मेरे चेहरे से घूंघट उल्टा और जैसे चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसे धीमी आवाज़ में कहा, अनम, मैंने सच कहा था कि तुम जैसा हुस्न खुदा ने किसी और को नहीं दिया। तुम आज दुल्हन के रूप में किसी आसमानी अप्सरा जैसी लग रही हो। उसे मेरा हाथ थामा और सोने का एक खूबसूरत सेट मुझे मुंह दिखाई के तोहफे में देते हुए मेरी तारीफ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला दिए। उसके लहजे की मिठास और वो सताइश सुन के मुझे लगा कि शायद नगमा के साथ जो हुआ उसका बोझ अब मुझे उतार देना चाहिए, क्योंकि फैज़ान वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन वो खुश फहमी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी। जैसे ही खलवत के लम्हात करीब आए और वो पर्दे हटे जो अब तक हमारी गुफ्तगू के दरमियान हायल थे, तो फैज़ान के चेहरे के तासुरात अचानक ऐसे बदले जैसे उसे कोई नागवार चीज़ देख ली हो। उसकी वो दीवानगी एकदम सर्द मोहरी में बदल गई। वो जो चंद लम्हे पहले मेरे करीब आने के लिए बेचैन था, अचानक झटके से पीछे हट गया और उसकी आंखों में वो सताइश गायब हो गई। उसने मुझे बड़ी अजीब और तज़हीक आमेज़ नज़रों से देखा और कहने लगा, अनम, क्या तुमने गोरा होने के लिए बहुत ज़्यादा क्रीमें और दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं? मैं उसके इस सवाल पे हक्का बक्का रह गई और मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं फैज़ान, मैंने तो कभी ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पे ऐसा रंग दिया है। मेरी बात सुनकर उसके माथे पे बल पड़ गया। उसने कराहियत से अपना रुख मोड़ लिया। वो गुस्से और हकारत भरे लहजे में कहने लगा, अगर तुम कुदरती तौर पे गोरी हो तो फिर तुम अंदर से इतनी काली क्यों हो? तुम्हारे जिस्म के इन हिस्सों को तुम्हारे चेहरे की रंगत जैसा होना चाहिए। मुझे तो तुम्हें इस हालत में देख के घिन आ रही है। तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसा मैंने सोचा था। उसका ये अंदाज और वो जुमले मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में मुझे बरहना करके मेरी तजलील कर दी हो। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं साकित खड़ी रह गई। वो शख्स जो मेरी एक झलक के लिए कॉलेज के बाहर घंटों खड़ा रहता था और जो रात भर मेरी निस्वानियत के कसीदे पढ़ता था, आज वही मेरी फितरी वजूद को एक अजीब करार देकर मुझसे दूर हो गया था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इंसानी जिस्म की रंगत का ये फ़र्क बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि उसने इसे एक धोखा करार दे दिया। वो कहने लगा, मैंने तो समझा था कि तुम पूरी की पूरी दूध जैसी सफ़ेद होगी, लेकिन तुम तो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ निकली। तुमने मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा के मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उसकी इन बातों ने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। मैं वहीं बेड के कोने पे बैठ गई और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ कुदरती है, लेकिन वो ज़ोर से हंसा और कहने लगा, झूठ कह रही हो तुम, ये सब कुदरती नहीं। और फिर उससे अपना मोबाइल फ़ोन पे चंद लड़कियों की ऐसी तस्वीर मुझे दिखाई कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो लड़कियां पूरी सर से पाँव तक सफ़ेद थीं। शायद वो किसी गैर मुल्की मॉडल्स थीं। मेरे शौहर की नज़र उनके वजूद पे ठहरी हुई थी और वो कह रहा था, मैं तुम्हें ऐसा समझ के लाया था। मुझे रगमा की नग अगेन मुझे नगमा की रंगत से ही नफरत थी, क्योंकि वो सांवली थी, लेकिन तुम तो अंदर से उससे भी ज़्यादा गहरी रंगत की निकली हो। और जिस तरह से मुझे देख रहा था और जैसी बातें कह रहा था, मुझे उसकी जहनी हालत पर शुबा होने लगा। शादी की वो पहली रात जो मोहब्बत और कुर्बत की रात होनी चाहिए थी, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तजलील की रात बन गई। फैज़ान ने उस रात मुझसे दोबारा कोई बात नहीं की, बल्कि वो चादर तान के दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और मैं अपनी ही नज़रों में गिरती चली गई। मुझे रह रह के नगमा की वो सिसकियाँ याद आ रही थी और अब मुझे लग रहा था कि ये शायद उसी के आंसुओं का वबाल है जो मुझे इस सूरत में देखना पड़ रहा है, कि मेरा अपना ही शौहर मेरे वजूद से नफरत करने लगा है। वलीमे का दिन मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था।
जहाँ दुनिया की नज़रों में मैं खुश किस्मत दुल्हन थी, लेकिन हकीकत में मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मैंने सुनहरा और हल्का गुलाबी रंग का भारी जोड़ा पहना था, और पॉलर वाली ने मेरी खूबसूरती में मजीद चार चांद लगा दिए थे। जब मैं हॉल में दाखिल हुई तो हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी कि दुल्हन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। फिजान के दोस्त बार बार उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अचानक जब उसके एक करीबी दोस्त ने हंसते हुए कहा, यार फिजान, भाभी की रंगत देख के तो लगता है जैसे ये शहर की सबसे गोरी लड़की है। तो फिजान ने एकदम मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पे एक ऐसी जहरीली और तंजिया मुस्कुराहट आई जिससे मेरा खून खुश कर दिया। उसने अपने दोस्तों के सामने एक जोरदार कहकहा लगाया और बड़ी बेशर्मी से कहने लगा, यार तुम लोग तो सिर्फ ऊपर की पैकिंग देख रहे हो। ऊपर की इस चमकती हुई पैकिंग पे मत जाओ, क्योंकि अंदर का माल क्या है और अंदर से ये क्या चीज़ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसके इस जुमले ने उसके दोस्तों को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया, और फिर वो सब मायने खेज अंदाज में हंसने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में मेरे कपड़े नोच लिए हों। मैं शर्म और निदामत से ज़मीन में गड़ गई। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक शौहर अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी के पोशीदा जिस्मानी पहलुओं पर इस तरह की घटिया बात कर सकता है। वो शख्स जो चंद दिन पहले मेरे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, आज वही मेरी इज्जत के परखचे उड़ा रहा था। उसकी इस बात ने मुझे एहसास दिला दिया कि उसकी नज़र में मेरी हैसियत एक जीती जागती इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रोडक्ट की थी जिसमें उसे नुक्स नज़र आ गया था। मैं पूरी तकरीब में एक बुत बनी बैठी रही। लोग आ रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, लेकिन मेरे कानों में फैज़ान की वो ही आवाज़ गूंज रही थी कि अंदर से ये क्या है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे अपने उस हुस्न से नफरत होने लगी जिसकी वजह से मैं इस मकाम तक पहुंची थी। मैंने सोचा, क्या ये वही फैज़ान है जिसने मुझे पहली नज़र की मोहब्बत के दावे किए थे? क्या मर्द की मोहब्बत इतनी सतही होती है कि वो जिस्म के एक मखसूस हिस्से की रंगत पे ख़त्म हो जाए? उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने नगमा को धोखा देकर जिस शख्स को पाया वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। उसे मेरी शख्सियत को सरेआम नीलाम कर दिया था, और वो भी सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। मैं घर वापस आई तो मेरे अंदर एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी, लेकिन फैज़ान को उसका ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था। वो अब भी यही समझ रहा था कि उसने एक नाकस चीज़ खरीद ली है, और उसे पूरा हक है कि वो जब चाहे उसका मजाक उड़ाए। दिन इसी तरह गुजरते रहे, और हर गुजरता लम्हा मेरी अजियत में इजाफा करता चला गया। फैज़ान का रवैया मेरे साथ एक शौहर जैसा नहीं था। वो जब भी मेरे करीब आता तो उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह एक अजीब सी नफरत और कराहियत होती थी। वो बड़ी बेदिली और बेरुखी के साथ अपनी ज़रूरत पूरी करता, अभी फौरन ही पीछे हट जाता, जैसे उसे मुझसे कोई गंदी बू आ रही हो। इसके बाद शुरू होता गालियों और तानों का वो सिलसिला जो मेरी रूह को छलनी कर देता। वह अक्सर कहता, तुम जैसी औरतों को देख के बंदे का दिल ही खट्टा हो जाता है। तुम तो मेरे लिए एक बोझ बन गई हो। इन 3 महीनों में मैंने एक बार भी दिल से मुस्कुराना तो दूर, सकून का सांस भी नहीं लिया था। मेरी जिंदगी एक ऐसी बंद गली में पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे अब्बा की नाराजगी अब भी वैसी ही थी। वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरे सामने आना भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मैंने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अलबत्ता मेरी माँ कभी कभार मुझसे मिलने आ जाती थी। वो मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के परेशान तो होती, लेकिन मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकती थी। मैं उनके सामने कैसे ये कहती कि जिस शौहर के लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो मेरे जिस्म की रंगत को लेके मुझे जलील करता है। ससुराल का हाल उससे भी बदतर था। मेरी सास को ये लगता था कि मैंने कोई काला जादू करके उनके बेटे को नगमा से दूर किया। वह हर वक्त मुझे तंज करती कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मर्दों की जेब और उनका पैसा देखती हैं। उन्हें लगता था मैंने अपनी खूबसूरती के जाल में फैज़ान को फंसा के इस घर में कदम जमाए हैं। मेरा वो हुस्न जो कभी मेरा गरूर था, अब मेरे लिए एक अजाब बन चुका था। मैं जब भी आईने के सामने खड़ी होती तो मुझे अपना आप एक बदसूरत साया लगता। मुझे अपनी खूबसूरती पे सिर्फ और सिर्फ रोना आता कि काश मैं इतनी गोरी ना होती, तो शायद उसको मुझसे ये तवक्कुआत ना होती। मैंने बहुत सोचा मैं क्या करूं, कैसे उस शख्स को खुश करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने उसे खुश ना किया तो ये शादी टूट जाएगी और फिर मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं होगी। इसी खौफ और जहनी दबाव में मैंने वो फैसला किया जिसने मेरी तबाही की बुनियाद रखी। मैंने अपने मोबाइल पे दिन रात रिसर्च शुरू की। मैं इंटरनेट पे वो तमाम तरीके ढूंढने लगी जिनसे जिस्म के उन हिस्सों की रंगत बदली जा सकती है। मैंने वो वीडियोस, तस्वीरें देखी जो वो मुझे दिखाता था कि देखो बाहर की औरतें कैसी होती हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, और क्या ये फ़र्क मिटाया जा सकता है। इंटरनेट पे मुझे ऐसी हज़ारों इश्तिहारी करीमें और ब्यूटिशंस मिली जो ये दावा करती थी कि उनकी तैयार करदा जादुई क्रीमों से चंद ही दिनों में रंगत बिल्कुल एक जैसी और गुलाबी हो जाएगी।
मैंने उनके नीचे लिखे हुए कमेंट्स पढ़े जहाँ लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। उस वक्त मुझे ये समझने की अकल ही नहीं थी कि ये सब इश्तिहारी हथकंडे हो सकते हैं। मुझे तो बस फैज़ान की वो कराहियत ख़त्म करनी थी। मैंने अपनी जमा पूंजी से एक ऐसी ही महंगी क्रीम ऑनलाइन ऑर्डर कर दी जो एक नामवर ब्यूटी पेज से बेची जा रही थी। जब वो पार्सल मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा जैसे मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई है। मैंने सोचा अब फैज़ान भी मुझे कभी काली नहीं कहेगा, अब वो मुझसे नफ़रत नहीं करेगा। मैंने वो क्रीम छुपा के अलमारी में रख दी ताकि सही वक्त पे उसे इस्तेमाल कर सकूं और फैज़ान को वो सरप्राइज़ दे सकूं जिसका वो मुतालबा करता रहता था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फैज़ान को अपने कारोबार के सिलसिले में एक अहम मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना था और यही मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैंने कांपते हाथों से वो क्रीम निकाली, उसे इस्तेमाल किया, लेकिन चंद ही मिनटों में वहाँ ऐसी शदीद जलन और तपिश शुरू हुई जैसे किसी ने दहकते अंगारे रख दिए हों। मैं सारी रात दर्द से तड़पती रही और जब सुबह वो वापस आया तो मेरी हालत देख के वो हमदर्दी के बजाय गुस्से में मुझे अस्पताल ले गया। वहाँ लेडी डॉक्टर मुआयने के बाद मुझ पर बरस पड़ी कि एक पढ़ी लिखी लड़की हो के तुमने इतनी हसास जगह पे ये घटिया केमिकल कैसे लगा लिया। डॉक्टर ने बताया ये बहुत गहरा बर्न है और इसे ठीक होने में कम से कम 4 माह लगेंगे। फैजान ने जैसे ही ये सुना उसका पारा चढ़ गया। मुझे अस्पताल से सीधा मेरे माँ बाप के घर छोड़ आया और सबके सामने कह दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई जिसे सुन के उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन 4 महीनों में जहाँ मैंने उस शदीद तकलीफ को झेला वहीं मुझे ये खबर मिली कि उसने एक बहुत ही हसीन और दूध जैसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर ली है और उसने मुझे तलाकनामा भी भिजवा दिया। 4 माह के इलाज के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा जख्म भर गया और वो निशान भी ख़त्म हो गए। अब मैं पहले की तरह नॉर्मल थी, लेकिन हर कोई हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की को तलाक क्यों हो गई। मैं खामोश रहती, किसी को कुछ न बताती, बस अंदर ही अंदर कोड़ती रहती। फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। एक बहुत बड़े और पढ़े लिखे घराने से मेरा रिश्ता आ गया। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी वहाँ कर दी। मेरा नया शौहर ना सिर्फ बहुत अमीर बल्कि एक बावकार और कदर करने वाला इंसान था। उसने मुझे वो इज्जत दी जिसकी मैं हकदार थी। एक दिन मैं अपने शौहर के दफ्तर उसके साथ लंच करने गई तो वहाँ मेरी नज़र एक शख्स पे पड़ी जो फटे पुराने जूतों और बोसीदा कपड़ों में फाइलें उठाए इधर उधर भाग रहा था। वो फैज़ान था। उसे इस हाल में देख के मैंने फ़ौरन अपना चेहरा छुपाया और शौहर के केबिन में चली गई। बातों बातों में मेरे शौहर ने बताया कि ये लड़का फैज़ान है। इसे किसी बहुत खूबसूरत गोरी लड़की से शादी की थी जो इसका सारा पैसा और जायदाद लूट के इसे सड़क पे छोड़ के भाग गई। अब ये यहाँ मामूली नौकरी कर रहा है। ये सुन के मैं खामोश हो गई और घर वापस आते हुए मैं यही सोचती रही, क्या वाकई औरत के वजूद की रंगत इतनी मायने रखती है कि एक मर्द उसके पीछे अपनी मोहब्बत और ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरी ज़ाहिरी रंगत के बजाय मेरी ज़ात से मोहब्बत करता है और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश